ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अरीबा अब्बास। और अभी हम लोग एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी या इकरार की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने कुछ केसेस भी देखे थे। बट अगर हम लोग उसके एक लीडिंग केस लॉज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग आज उस केस को डिस्कस करते हैं। दैट इज़ हबीबुर रहमान चौधरी वर्सेस अताफ चौधरी। ए वॉज द डॉटर सन ऑफ नवाब N, one person H, son of Cohen, sued A and claimed that the Nawab had married Cohen. Since he claimed his share as son, held neither marriage nor acknowledgement was proved, and hence A failed. Acknowledgement may be expressed or implied. ठीक है, तो हम लोग अभी जो एक बहुत लीडिंग केस लॉज था इसमें पैटर्निटी के बारे में, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी के बारे में, कि ए जो है वो डॉटर सन है नवाब की, एंड एन है वन पर्सन एच, एन सन्स ऑफ कोहेन सूट्स ए एंड क्लेम दैट नवाब हैड मैरिड कोहेन, हेंस ही क्लेम्ड हिज शेयर्स एज सन। ठीक है, जो नवाब है उसने क्या करा, वो उसने क्लेम कर दिया उसके फादर पर कि ये जो मेरे हैं ये फ़ादर हैं और इन्होंने मेरी माँ से शादी करी थी। बट उसने कुछ भी वो प्रूफ नहीं कर पाया, नीदर मैरिज नॉर एक्नॉलेजमेंट वॉज प्रूव, सो ए फेल दैट सूट। सो एक्नॉलेजमेंट जो है मुस्लिम लॉ में वो या तो एक्सप्रेस्ड होने चाहिए या फिर इम्प्लाइड होने चाहिए। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है? एक्सप्रेस मतलब जहाँ से जो चीज़ हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, या फिर जो बहुत बाय फेस इटसेल्फ बोलते हैं ना, प्राइमा फेसी जिसको बोलते हैं, कि बाय प्राइमा फेसी इटसेल्फ इट इज़ बीन एक्सप्रेस्ड। और इम्प्लाइड मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास कुछ एक सर्टेन प्रूफ रहता है, या फिर हम उस चीज़ को कैसे ना कैसे करके हम उस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो, है ना, कि ये चीज़ हमारी है, या दिस इज़ माई फादर बाय एनी डॉक्यूमेंटेशंस और सर्टेन थिंग्स। बट वो दोनों ही नहीं कर पाया, तो उसका क्या हो गया, इफ़ेक्ट क्या हो गया? एक्नॉलेजमेंट हैज़ द लीगल इफेक्ट ऑफ मेकिंग द चाइल्ड इलिजिटिमेट एंड has the legal effects of the acknowledgement of wife also. A valid acknowledgement gives right of inheritance to the child and to the wife. An acknowledgement is not revocable. तो इधर इसमें क्या बोल रहा है, जो एक्नॉलेजमेंट है वो एक लीगल इफ़ेक्ट है चाइल्ड के मेकिंग ऑफ लेजिटिमेट, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट है वो एक चाइल्ड को या तो लेजिटिमेट स्टेटस दे सकता है, या और उसकी वाइफ को भी एक लेजिटिमेट स्टेटस दे सकता है। और उनका जो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट है वो इनहेरिटेंट दे सकता है प्रॉपर्टी में, चाइल्ड को भी और वाइफ को भी। और जो एक्नॉलेजमेंट है वो नॉन रिवोकेबल है। दैट इज़, आपने आज बोला कि दिस इज़ माई वाइफ एंड चाइल्ड, आप उसके बाद उस बात को पलट नहीं सकते हैं। इफ़ यू वंस हैव एग्री टूवर्ड्स दैट, इट इज़ नॉट रिवोकेबल। हेंस यहाँ पर हम लोगों ने अभी एक्नॉलेजमेंट की बात करी थी, उसमें हम लोगों ने लीडिंग केस लॉज भी देखा है। तो अब आप लोगों को अगर कोई भी पेरेंटिंग के बारे में पूछेगा मुस्लिम लॉ में, तो आई होप आप सब बता सकते होंगे कि वो कैसे होता है ना। दैट इज़, एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एक्नॉलेजमेंट नहीं रहेगा तो आप सर्टेनली कुछ नहीं कर सकते हैं उस बात पर। आई होप आई एम sounding good enough to understand, but I cannot explain in much easier language. It is very simple. In Muslim law acknowledgement होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर acknowledgement नहीं है तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट नहीं कर सकता है। He does not have any right in the acknowledgement or inheritance in the property of his father, nor wife has any right if it is not been acknowledged. Okay, तो लेजिटिमेसी मुस्लिम लॉ में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है लेजिटिमेशन का, कि अगर कोई इलेजिटिमेट है तो उसको लेजिटिमेट कैसे बनाया जाए। बट इट इज़ देयर इन हिंदू लॉ, बट इन मुस्लिम लॉ देयर इज़ नॉट। एंड यहाँ पर हम लोगों ने रोमन लॉज की भी बात करी थी कि रोमन लॉज में कुछ अलग है और मुस्लिम लॉ में कुछ अलग है। अगर आपने इसके पहले वाली क्लासेस देखी होगी तो आपको समझ आएगा कि what we have been discussed earlier. So I hope this is all clear, and if you have any query you can directly comment in the comment section and ask me. I'll make sure I clear all your doubt.
like, share and subscribe the channel.